Hello, IB security assistant and executive assistants. You are all welcome. I am back with another video on translation. Today we are going to do three kinds of translation. The first one is based on modal plus perfect infinitive. Modal plus perfect infinitive. It means the structure is like this: subject plus modal verb, may, might, could, and so on. Modal plus have plus V3 plus O. This is the structure on which the following sentences are based. Let us have a look at the sentence. Kal. This is in the past. Bear in mind, modal plus perfect infinitive. I mean, इसका अर्थ है कि जब आप मॉडल में हैव और क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे तो वाक्य सामान्यतः पास्ट में होगा, भूतकाल में होगा. इससे भूतकाल का पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ. कल मैं उसे फ़ोन किया होता. द सब्जेक्ट इज़ आई. फ़ोन करना, यू नो, कॉल. ओके. द सेंटेंस इज़ I, the subject, I फ़ोन किया होता. You can in such sentences you can write may, might or could. When you talk about a possibility in the past, जब भूतकाल में आप किसी संभावना की बात करते हैं कि संभवतः वह हुआ होता, तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं या उसके स्थान पर माइट का प्रयोग कर सकते हैं या कुड का प्रयोग कर सकते हैं. आई मे हैव रंग हिम. आई मे और माइट मे have rung him. उसे is the object, this one is the subject. फ़ोन करना is the verb, this one is time. I could have या I may have rung him yesterday. You talk about a possibility in the past. Okay. Next one. कल मैं उसे संदेश भेजा होता. Means you had a plan to send him a message. Whether you sent him or not is not clear. यह स्पष्ट नहीं है कि आपने उसे संदेश भेजा या नहीं भेजा. केवल कल के बारे की संभावना के बारे में आप बात कर रहे हैं. This is also based on the same structure. कल मैं उसे संदेश भेजा होता. Subject is मैं, उसे is the object, संदेश भेजना is the verb, and this one is time. Okay. I could have भेजना send, third form, sent him, उसे, object, a message. This one is object, this one is also object, this one is verb, and this one is subject. This one is modal plus have, perfect infinitive. Okay, here you find two objects.
two objects, him and a message. Okay. Some of the sentences can have two objects. One is direct object, the other is indirect object. People are generally indirect object and things are direct object. मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वस्तुओं को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और व्यक्तियों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट, संभवतः उसकी ट्रेन छूट गई होगी. ओके. संभवतः के लिए कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं. छूट जाना, छूट गई होगी, इसी में निहित है उसकी ट्रेन. संभवतः ही माइट हैव, उसने संभवतः ही माइट हैव मिस्ड, छूट गई होगी, मिस्ड, सॉरी, he might have missed, his train. संभवतः उसकी ट्रेन छूट गई होगी या संभवतः उसने ट्रेन छोड़ दी होगी. He might have missed his train. नेक्स्ट, संभवतः वह परीक्षा पास कर गई होगी. ओके. she might have, model plus have, she might have, sorry, this one is wrong here. Okay. She might have passed, वह संभवतः पास कर गई होगी, the examination. Okay. When you speculate about something in the past, जब भूतकाल के में घटे घटनाओं के बारे में किसी अनुमान की बात करते हैं, जब भूतकाल में आप अनुमान करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस O. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. संभवतः वे लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चुके होंगे. अगेन आप संभवतः के लिए कोई अलग से शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे. दे, वे लोग इज द सब्जेक्ट. दे कुड हैव और माइट हैव और मे हैव. दे कुड हैव, signed. Sign means हस्ताक्षर करना. They could have signed, संभवतः वे लोग हस्ताक्षर कर चुके होंगे. They could have signed the document. They could have signed the document. The next one is, मुझे टिप्स छोड़ देना चाहिए था. एक ऐसा कार्य था जो करना था, एक कर्तव्य था, या आपने कर्तव्य समझा लेकिन आपने वो नहीं किया. एक ऐसा कार्य जिसे आप अच्छा समझते हैं वो नहीं किया गया. अ ड्यूटी वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड. वैसी परिस्थिति में शुड के साथ हैव और V3 का प्रयोग करते हैं, क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं. मुझे, हियर आई, टिप्स छोड़ना, टिप्स इज द ऑब्जेक्ट, छोड़ना, लीव
is the verb, object and subject. The sentence will be I should have, leave means छोड़ना, the third form is left. I should have left, tips छोड़ना चाहिए था. I should have left tips. होटल में खाने के बाद बिल देने के साथ आप कुछ पैसा वेटर को जो देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टिप्स, बख्शीश. मुझे बख्शीश या टिप्स छोड़ देना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो ऐसा कर्तव्य जो करना था नहीं हुआ, उसके संबंध में बात करने के लिए शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं. द नेक्स्ट वन इज तुम्हें मुझको धन्यवाद देना चाहिए था. यू इज द सब्जेक्ट, मुझे इज द ऑब्जेक्ट, धन्यवाद देना इज द वर्ब, थैंक. यू शुड हैव, you should have thanked, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था. मुझे, me, object. You should have thanked me, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए था. You should have thanked me. Let us have a look at the next sentence. वह अवश्य परीक्षा पास कर गया होगा. वह अवश्य परीक्षा पास कर गया होगा. You are talking about a possibility in the past. आप समझ रहे हैं कि पास्ट में ये कार्य अवश्य हुआ होगा. ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए मस्ट प्लस हैव प्लस V3 का उपयोग करते हैं. मस्ट प्लस एस प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. एक ऐसा कार्य, एक प्रोबेबिलिटी, पास्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में जब आप बात करते हैं, भूतकाल में जब आप प्रोबेबिलिटी, संभावना की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये अवश्य हुआ होगा, इसे पास्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जब भी आप पास प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें कि जैसे वो अवश्य परीक्षा पास कर गया होगा, या उसे अवश्य नौकरी मिल गई होगी, वह अवश्य घर चला गया होगा, ओके, ऐसे वाक्यों को मस्ट हैव प्लस V3 से व्यक्त करते हैं. वह इज द सब्जेक्ट, परीक्षा पास करना इज द वर्ब, okay. He, परीक्षा is the object here. पास करना is the verb, sorry. Past, he, subject, वह. Must have, he must have. पास करना past, he must have passed. Object is the examination. The examination. वह अवश्य परीक्षा पास कर गया होगा. He must have passed the examination. जब विश्वास से आप कहते हैं कि कोई कार्य भूत में हो चुका होगा, तो ऐसे वाक्यों को must have प्लस V3 से व्यक्त करते हैं. लेकिन जब आप नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, आप कहते हैं कि कोई कार्य अवश्य नहीं हुआ होगा, तो ऐसे वाक्यों को भूतकाल में आप सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से व्यक्त करते हैं. ऐसे वाक्यों को जब आप ये कहते हो कि भूतकाल में अवश्य नहीं हुआ होगा, तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं. जब आप कहते हैं कि अवश्य हुआ होगा, तो मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं. वह इज द सब्जेक्ट, परीक्षा
इज द ऑब्जेक्ट, फेल होना इज द वर्ब. द सेंटेंस विल बी ही कैन नॉट हैव, क्योंकि वाक्य नकारात्मक में है. ही कैन नॉट हैव, वह परीक्षा में अवश्य फेल नहीं हुआ होगा. ही कैन नॉट हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन. अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं के लिए इन का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा आप नहीं करें, क्योंकि इसमें इनबिल्ट है, इसमें निहित है यह अर्थ में फेल के बाद प्रेपोजिशन इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं. फेल वर्ब है और अपने बाद ये प्रेपोजिशन इस परिस्थिति में नहीं लेता है. आपको लिखना होगा ही कैन नॉट हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन. वह इसकी हिंदी होगी, वह अवश्य परीक्षा में फेल नहीं हुआ होगा. आई विल लुक एट द नेक्स्ट वन. तुम्हें डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं थी. तुम्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी. ऐसे वाक्यों को जब कार्य में आवश्यकता के अभाव के बारे में बात करें, तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए था, यह आवश्यकता है. यू शुड हैव गॉन होम. लेकिन अगर आप कहें कि तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी तुम घर चले गए, भूतकाल में आवश्यकता को प्रकट करने के लिए शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे. तुम्हें घर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं थी. ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें नीड नॉट हैव प्लस V3 की आवश्यकता होती है. सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट हैव प्लस V3 प्लस O. ध्यान देने की आवश्यकता है. अगर कोई कार्य करने की आवश्यकता थी तो शुड हैव से व्यक्त करेंगे. तुम्हें दवाई लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन. और जब आप ये कहें कि तुम्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी तुमने दवा ले ली, तो ऐसे में आपको नीड नॉट हैव प्लस V3 की आवश्यकता होगी. यू, तुम्हें सब्जेक्ट, डॉक्टर ऑब्जेक्ट, मिलना मीट इज द वर्ब. you need not have consulted the doctor. तुम्हें डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी तुम उससे मिल लिए, ये निहित है. नेक्स्ट, तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी. यू नीड नॉट हैव टेकन मेडिसिन. तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी तुमने दवा ले ली. ओके, यू इज़ द सब्जेक्ट, दवा लेना, लेना वर्ब, दवा मेड ऑब्जेक्ट. ओके, यू नीड नॉट हैव टेकन मेडिसिन. तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी. नेक्स्ट वन इज, अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो ये फैल जाता है. आप ऐसा देखें, अगर ये क्या है, कंडीशन है. अगर हम लोहे को गर्म करते हैं या जब हम लोहे को गर्म करते हैं, अगर ये क्या है, इसको आप इंग्लिश में इफ़ लिखते हैं, ये क्या है, एक कंजंक्शन है. एक कंजंक्शन है. हम सब्जेक्ट है, लोहा ऑब्जेक्ट है, गर्म करना वर्ब है, तो यह फैल जाता है. तो क्या होता है, यह सब्जेक्ट है, फैलना वर्ब है. अगर इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो भाग होते हैं. एक मेन क्लॉज होता है जिसमें कोई कार्य होता है, और एक क्लॉज में कंडीशन रहता है
किसी शर्त की चर्चा करते हैं, कंडीशन की चर्चा करते हैं। अगर हम लोहे को गर्म करते हैं, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशनल है, कंडीशनल क्लॉज है। अगर हम लोहे को गर्म करते हैं, इफ वी हीट आयरन, ऐसे वाक्यों में दोनों खंडों को प्रेजेंट सिंपल में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से व्यक्त करते हैं। इफ वी हीट आयरन, ओके, तो या तो के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, कॉमा पर्याप्त है। इट फैल जाता है, वर्ब एक्सपैंड्स, इट एक्सपैंड्स, ओके। दिस इज द मेन क्लॉज and this is the conditional clause. Conditional clause, if is a conjunction. अगर पानी जमता है, ओके, अगर पानी जमता है तो ठोस हो जाता है। if water freezes, this one is condition. अगर पानी जमता है तो क्या हो जाता है, यह ठोस हो जाता है। इट बिकम्स सॉलिड, तो यह ठोस हो जाता है। नेक्स्ट वन, दोनों वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे, ये ध्यान दें। वैज्ञानिक तथ्यों को, अगर वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात हो, सत्य के बारे में बात हो, तो दोनों खंडों को, वाक्य के दोनों खंडों को प्रेजेंट सिंपल से व्यक्त करते हैं और कंजंक्शन, इफ, व्हेन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वन, अगर मैं राजा होता तो महल में रहता है। ऐसे वाक्यों को, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसे वाक्य जिसमें आप किसी पद के बारे में, किसी स्थिति के बारे में खेद प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंसेस में ही रखा जाता है और इसका स्ट्रक्चर होता है कंजंक्शन प्लस एस प्लस V2 प्लस O, कॉमा S प्लस उड प्लस V1 प्लस O। अगर मैं राजा होता, इफ कंडीशन है, सब्जेक्ट, इफ आई होता वर्ब। ऐसे वाक्यों में जिसमें किसी पद या स्थिति की चर्चा होती है, कुछ होने की बात होती है, उसमें वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इट मीन्स कि मैं राजा नहीं हूं, आप खेद प्रकट कर रहे हैं। इफ आई वर अ किंग, आई वुड लिव इन अ पैलेस, तो मैं महल में, आई वुड लिव इन अ पैलेस, तो मैं महल में रहता। सेकेंड पार्ट में वुड, मॉडल वुड और उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं। प्रथम पार्ट में V2, ओके। अगर उसे लंबे बाल होते, इफ कंजंक्शन, उसे शी होते के पास होना, हैड, इफ शी हैड, लंबे बाल ऑब्जेक्ट, लंबे बाल इज द ऑब्जेक्ट। इफ शी हैड लॉन्ग हेयर, तो क्या होता, वह अधिक सुंदर लगती। शी वुड लुक, वह दिखती, लगती, मोर ब्यूटीफुल। इफ शी हैड लॉन्ग हेयर, अगर उसे लंबे बाल होते, शी वुड लुक मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन इज, अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो सफल हो जाते। ये इफ कंजंक्शन, तुम, सब्जेक्ट, इफ यू, कड़ी मेहनत करना, वर्ब, इफ यू वर्कड हार्ड,
अगर तुम कड़ी मेहनत करते, तो के लिए केवल कॉमा काफ़ी है, मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ। अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो सफल हो जाते। सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू वुड, सफल होने के लिए शब्द क्या है, सक्सीड, सफल होना, ये वर्ब है। ओके, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो सफल हो जाते। हैव ए लुक एट द स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे उसका पता मिलता, अगर, इफ, मुझे आई गॉट मिलता, हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका पता मिलता तो उसे पत्र लिखता। सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, आई वुड, लिखने का, पत्र लिखने की इंग्लिश क्या है, राइट टू, आई वुड राइट टू हिम, ऑब्जेक्ट। इफ आई गॉट हिज एड्रेस आई वुड राइट टू हिम, तो मैं उसे पत्र लिखता। नेक्स्ट वन इज, अगर वो परीक्षा दिया होता तो पास कर गया होता। जब आप किसी ऐसे वाक्य को लिखते हैं जिसमें एक ऐसी स्थिति की बात होती है कि उससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, आप केवल पछताते हैं, जिन वाक्यों में हम पछताते हैं या पश्चाताप करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम कंडीशनल का जो टाइप 3 है उसमें व्यक्त करते हैं। वो टाइप 3 क्या है, एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस S प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस O, इसे व्यक्त करते हैं। अगर वह परीक्षा दिया होता, कंजंक्शन इफ, ओके, वह सब्जेक्ट, इफ ही हैड, परीक्षा देना, टेकन द एग्जाम होता है, गिवन द एग्जाम नहीं होता है, ध्यान देंगे। इफ ही हैड टेकन द एग्जाम, इफ ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन, तो वह पास कर गया होता। ही वुड हैव पास्ड इट, तो वह पास कर गया होता। ही वुड हैव पास्ड इट, ओके, या ही वुड हैव पास्ड, इफ ही हैड टेकन द एग्जाम ही वुड हैव पास्ड। काश मैं लाखपति होता, ऐसे वाक्यों को हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। I wish I were a millionaire। काश मैं लाखपति होता। I wish I were a millionaire, काश मुझे पंख होते। I wish, काश के लिए I wish का प्रयोग कर। I wish I had wings, okay। नेक्स्ट, काश मैं समय पर आता। I wish I came on time, काश मैं समय पर आता। ओके, दिस सेंटेंस, व्हेन वी रिपेंट, जब आप पछताते हैं और ऐसी स्थिति के बारे में बात करते हैं जब बदला नहीं जा सके, तो आई विश के बाद आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से व्यक्त करते हैं। आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, काश मैं कड़ी मेहनत किया होता। इट मीन्स आई डिड नॉट वर्क हार्ड, अवसर था लेकिन इसे गंवा दिया गया। यू इन फैक्ट ट्रांसलेटेड
a variety of sentences. The first one, पहला जो था वो मॉडल प्लस हैड प्लस V3 पे आधारित था, दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस पे आधारित था, और तीसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब आप परिकल्पना करते हैं वैसे वाक्यों पर आधारित था. आई होप दिस विल हेल्प यू ट्रांसलेट बेटर. मुझे आशा है कि ये वाक्य जिसे आपने ट्रांसलेट किया आपको अनुवाद करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. आई विल बी बैक विथ more video, another video. Until then, good night.